नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज अब हम इसको जो इसके पहले के वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का सवाल छूट गया था, उसको अब हम आगे हल करेंगे। तो उसमें जो चौथा सवाल है प्रश्नावली 1.1 में, वो ये है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। इसके पहले आपने पढ़ा हुआ है कि समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, जिसमें लिखा जाता है कि यक्स सच दैट यक्स, फिर उसके एक गुण को या उसके एक वर्ग को हम पहचान करके उसमें लिखते हैं। अब पहला सवाल जो दिया गया है वो ये है कि 3, 6, 9 और 12 ये एक समुच्चय है जिसमें ये चारों अवयव हैं। तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व करते हैं। इसको हम मान लेते हैं कि क्या है, ये एक समुच्चय है ए। तो इसमें आप ये देखें कि इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, जैसे कि ये 3 × 1, 3 को 3 गुणित 1 लिख सकते हैं, 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं, उसके बाद 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, और फिर 12 को 3 × 4 लिख सकते हैं। अब आप ध्यान दें कि इसमें ये क्या हो रहा है कि 3 सब में गुणज के रूप में 3 चारों के साथ में है, पर जो उसके साथ 1, 2, 3 और 4 ये क्या है, बढ़ता जा रहा है। और आप ध्यान रखें कि जो 1, 2, 3 और 4 है वो क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका मतलब ये होगा, जब हम इसको एक समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि A = यक्स सच दैट यक्स। यक्स ऐसा है कि 3n है, मतलब कि जो है ये n मतलब नेचुरल नंबर। तो 1, 2, 3 और 4, इन 1, 2, 3, 4 की जगह पर हम कोई सा भी एक n रख सकते, को n मान लेंगे, और उसमें से n की वैल्यू कोई भी एक ले सकते हैं। और उसके बाद फिर जहाँ 3n है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, और जो n का मान है वो 1 के बराबर है या उससे बड़ा है, पर जो 4 के बराबर है या उससे छोटा है। तो इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे अब हमने तो लिख दिया, पर आपको कितना समझ में आया इसको हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, तब पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पर इस 3n को लिखने से हमें क्या मिला, इस n की जगह पर इन 1, 2, 3, 4 में से किसी एक भी संख्या को अगर हम ले लें, मान लीजिए कि इस n की जगह पर हम 2 ले लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, 3 × 2 = 6। मतलब हमको कौन सा वाला अवयव मिल गया, ये वाला। अगर हम इस n की जगह पर इसको ले लेते हैं, 3 रख लेते हैं, तो हमको मिल जाएगा 9। तो इसका मतलब कि हमको ये वाला अवयव मिल गया। अब n
1 से लेकर के 4 तक की प्राकृतिक संख्या है, तो इसको हम यहाँ पे दिखाना होगा। सिर्फ प्राकृतिक संख्या लिखने से पूरा सवाल नहीं होगा, हमको ये भी दिखाना है कि जो एक प्राकृतिक संख्या n है वो 1 के बराबर है या उससे बड़ी है, पर वो 4 से छोटी है या 4 के बराबर है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। तो दूसरा सवाल ये कैसे होगा, जैसे 2 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है, 16 दिया है और 32 दिया है। तो इसको पहले हमको ये कौन सा एक वर्ग बनेगा या ये किस प्रकार की संख्याएं हैं वो हम पहले पता करेंगे। तो उसको पता करने के लिए हम पहले इनको छोटे छोटे में तोड़ते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये भी a बराबर ऐसे, ये 2 जो है 2 इंटू 1 हो जाता है, ये 2 इंटू 2 हो जाता है, क्योंकि 4 को हम 2 गुणा 2 में तोड़ सकते हैं। 8 को 2 इंटू 2 में कर सकते हैं। अब ये इसको अगर तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 2 में टूट जाएगा। ऐसे ही ये 5 2 में टूट जाएगा। तो आपको ध्यान होगा कि अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू ये 2 की घात 1, ये 2 की घात 2, ये 2 की घात 3, ये 2 की घात 4 और ये 2 की घात 5 है। तो देखिए अब इसमें जो 2 है वो सब में है कॉमन, पर इसकी घात जो है वो बढ़ती जा रही है, और ये जो बढ़ रही है ये 1 2 3 4 5 ये क्या है, ये एक प्राकृतिक संख्या है। तो अगर हम ये 2 की पावर n, अब जो बदल रहा है उसी को हम n लेंगे क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप में कि a इज इक्वल टू x सच दैट x, कॉमा 2 की पावर n है, जहां n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। जहां जो n है, इसको इधर हम लिखेंगे कि जहां n की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है या उसके बराबर है, और 5 से छोटी है या उसके बराबर है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, n जो है वो 1 से बड़ा या बराबर है पर 5 से छोटा है। तो ये क्या हो गया, अब जैसे कि 2 की पावर n से हम कैसे पता करेंगे, अगर इसमें से किसी एक अवयव को निकालना हो तो कैसे पता चलेगा। इस n की वैल्यू को इन पांचों में से किसी भी एक को रखेंगे तो हमें इनमें से किसी एक की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम 2 की पावर n के मान 1 से लेकर के 5 तक कोई भी हो सकता है, तो मान लेते हैं कि हम n की पावर 3 ले लिया, तो वही उल्टा अब इसको करेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 का मतलब 8 आ जाएगा। तो ये कौन सी इसकी एक अवयव मिल गया। अब ऐसे ही हम सारे अवयवों को n की मान बदल बदल के रख रख करके हम निकाल लेंगे। अब अगला सवाल तीसरा जो दिया है कि 5 है, 25 है, 125 है और 625 है, ये 4 अवयव इसमें दिए हुए हैं। तो अगर हम इसको भी मान लेते हैं कि समुच्चय, इसको चलो b मान लेते हैं, b बराबर, अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसके एक गुणों को जानने के लिए या गुणधर्मों को कि ये किस वर्ग के, ये किस टाइप की संख्याएं हैं, तो उसको पता करने के लिए हम इसको तोड़ेंगे।
तो आएगा 5 इंटू 1। अब ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5। अब ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। अब ये हो जाएगा 5 5 5 और 5, मतलब 5 का 4 का गुणा 25 5 125 5 625। तो अब हम इस b को क्या लिख सकते हैं ऐसे 5 की घात 1, 5 की घात 2, ये 5 की घात 3 और ये 5 की घात 4। अब इसका एक तरीके से अगर हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से कि b इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स, मतलब यक्स ऐसा है कि 5 की घात n है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। सेम वैसे ही सवाल जहां n का मान क्या है, जहां n 1 से छोटा या उसके बराबर है और 4 1 से बड़ा या उसके बराबर है और 4 से छोटा या उसके बराबर है। तो ये हो गया तीसरा सवाल। अब देखिए चौथा सवाल दिया है कि एक समुच्चय है जिसमें 3 ही अवयव दिए हुए हैं, उसके बाद 3 डैश दिया है। इस डैश का मतलब होता है कि ये अनंत तक जाएगा। 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, उसके बाद अनंत तक दिया हुआ है। तो अगर इस अनंत को अगर हम 2 के गैप से बढ़ाना चाहें तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं 8, फिर 10, फिर ऐसे 12, 14, 16, ऐसे करते हुए हम फिर से इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो आप ये बताएं कि इसमें सबसे कॉमन चीज क्या है। ये 2 से भाज्य है, ये भी 2 से भाज्य है, ये भी 2 से भाज्य है, ये भी 2 से भाज्य है, ये भी, और अनंत तक जितनी संख्याएं आएंगी ऐसे वो सारी की सारी क्या होंगी 2 से भाज्य होंगी। तो ये क्या है, ये किस तरीके का समूह है कि यह 2 से भाज्य संख्याओं का समुच्चय है। तो ऐसे या ऐसे इसको लिख सकते हैं कि ये सारी वो धन पूर्णांक हैं जो 2 से भाज्य हैं। तो इसका अगर हम समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे तो इसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं। इसको ए मान लेते हैं कि यक्स सच दैट यक्स 2 से भाज्य धन पूर्णांकों का समूह। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब इसमें 2 से भाज्य धन पूर्णांकों का समूह। अब इसको धन इसलिए लिखना है क्योंकि सिर्फ अगर पूर्णांकों को लेंगे, सिर्फ पूर्णांक लिख देते हैं तो उसमें क्या है कि -2 भी तो 2 से भाज्य हो जाती है, -4 भी तो 2 से भाज्य हो जाता है, तो वो सारे भी आ जाएंगे। पर इस यह की शुरुआत ही जो है, इसका पहला अवयव 2 से शुरू होकर के उसके बाद धनात्मक दिशा की ओर चलता गया इधर की साइड में, न कि उधर माइनस की दिशा में चला। तो इसमें ये धन पूर्णांक लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये चौथा सवाल है। ये आता है चौथे नंबर सवाल का 5वां सवाल कि इसमें ये संख्याओं का समूह दिया हुआ है जो कि जैसे कि 1 4 9 फिर डैश डैश करके 100 तक, मतलब ये 100 तक ही जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। अगर हम आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो ये आखिर में क्या है,
एक का स्क्वायर है, ये 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको या तो ऐसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ये 100 तक की संख्याएं क्या हो सकती हैं। वैसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप ऐसे ही समझें। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो आगे किसका स्क्वायर आएगा? 4 का स्क्वायर आएगा। उसके बाद 5 का स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा, 7 का स्क्वायर आएगा, 8 का स्क्वायर आएगा, 9 का स्क्वायर आएगा। और उसके बाद ये जो 100 है वो किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे पहले से ही इसको 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कैसे लिख दिया? क्योंकि ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर बन रहा था। तो इसका मतलब ये है कि ये 1, 2, 3 तो बढ़ ही रहे हैं, पर जो है ये जो 100 है वो 10 का स्क्वायर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि 1, 2, 3 से बढ़ता बढ़ता ये कहाँ तक गया था? 10 के स्क्वायर तक, क्योंकि अंतिम संख्या जो थी वो 100 थी, जिसे हम 10 का स्क्वायर मानते हैं। ये बहुत ही छोटा कॉमन सेंस की बात है। तो अब इसमें आप ये देखें कि जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये संख्याएं तो बदल रही हैं, पर इसका जो घात है वो नहीं बदल रहा है। इस सबके घात पे 2 ही है। तो इसका मतलब कि अगर इन संख्याओं का वर्ग जो है वो है, तो ये क्या है? 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं। और इन प्राकृतिक संख्याओं को हम n से दिखाएंगे, और सभी n के जो स्क्वायर है वो 2 है, इसके घात पे 2 लिखा हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू x सच दैट x क्या है? n स्क्वायर है, मतलब नेचुरल, मतलब n का स्क्वायर है, जहां और n एक प्राकृतिक संख्या है। जहां पर n का जो मान है वो कहां तक है? n का जो मान है वो 1 से बड़ा है या उसके बराबर है। समझ पा रहे हैं? और n का जो अधिकतम मान है वो 10 के बराबर है या उससे छोटा है। समझ पा रहे हैं? तो ये हो गया आपका 5वां नंबर सवाल। अब हम आते हैं 5वां नंबर सवाल की तरफ। तो 5वां नंबर सवाल जो है वो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों या सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब उसको रोस्टर विधि में लिखना है। तो अब इसको सूचीबद्ध रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे कि a इज इक्वल टू, पहला सवाल है यक्स सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है। तो a इज इक्वल टू, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे करते हुए अनंत तक हो जाती हैं। अब उन प्राकृतिक संख्याओं में हमको क्या करना है? विषम संख्याओं को लेना है। तो विषम संख्याएं सम कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। और विषम कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और ऐसे करते हुए अनंत तक की संख्याएं हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया
कि यह क्या है x। अब इस x की जगह पे कोई भी एक संख्या हम मान सकते हैं कि 1 जो है वो भी विषम है, 3 जो है वो भी x की जगह पर, 5 जो है वो भी है x की जगह पर हम रख सकते हैं। अगला सवाल है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक पूर्णांक है जहां पर जो x का मान होगा वो -1/2 से बड़ा होगा और 9/2 से छोटा होगा। तो 9/2 को अगर हम भाग दें तो ये कितना है, एक्चुअल में ये है कितना 4.5। 2 से भाग दें तो 4 बार जाएगा, इसमें 1 आएगा, पॉइंट रखेंगे, 0 मिल जाएगा और ये 5 बार जाएगा और ये तरीके से कट जाएगा। बहुत ही ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये कहने का मतलब कितना है, 4.5 है। तो इसका मतलब ये है कि जो x का मान होगा वो 4.5 से कम होगा और ये -1/2 से जो है वो ज्यादा होगा। तो अब इनके और इनके बीच में कौन कौन सी पूर्णांक संख्याएं आएंगी, तो अब वो जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि पूर्णांक में वो संख्याएं होती हैं जो 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक और साथ में इसके बाएं तरफ जब संख्या रेखा के बाएं तरफ की -1, -2, -3, -4, -5 वो सारी संख्याएं होती हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो बटे वाली संख्या होंगी वो अगर आधा है तब तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी, है तो ये भी परिमेय संख्या पर इसकी वैल्यू क्या है 4.5 और ये है -1/2। अब -1/2 का मतलब है कि ये है, अगर इसको माइनस को देखा जाए तो ये है आधा। तो जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो कौन कौन सी होती है, 1, 2, 3, 4 डैश अनंत, फिर उधर -1, -2, -3, -4 और अनंत तक। तो अब बताइए कि तो इसमें जो है अब -1/2 इस नंबर लाइन में कहां पर आ सकता है, तो ये -1/2 -1 और 0 के बीच में कहीं पर आएगा। और ये जो 4.5 होगा वो कहाँ आएगा, जैसे 5 तो इसके और इसके बीच में आएगा। तो इसको ये लिख सकते हैं या यहाँ पे लिख सकते हैं 9/2 लिखा हुआ है। तो अब हम ये समझेंगे कि अब इसके बीच में कौन कौन सी पूर्णांक संख्याएं हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे कि यहाँ पर क्या है, 0 आएगा, ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3 और ये आएगा 4। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरे नंबर सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब तीसरा सवाल है कि c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक पूर्णांक है जहां पर उस पूर्णांक का वर्गमूल जो है वो 4 से छोटा, मतलब वर्ग करने पर, सॉरी वर्गमूल नहीं, जिस संख्या का वर्ग करने पर हमको वो संख्या मिले तो वो 4 के बराबर हो या 4 से छोटी हो। तो आपको पता है कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का भी वर्ग करने पर वो क्या हो जाता है, धनात्मक। तो जैसे हम पूर्णांक को पहले एक बार लिख लेते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक। अब इधर क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4। अब हम इसमें से देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या ऐसी होंगी जिनका हम वर्ग करें तो उसका जो मान होगा वो 4 के बराबर होगा या 4 से छोटा होगा। तो अगर हम इस x की जगह पर 0 रखें तो 0 का वर्ग करने पर 0 हमको मिल ही जाता है, तो वो आएगा 0। अगर हम 1 का करें तो 1 का स्क्वायर करने से हमको 1 मिलेगा। अगर हम 2 का स्क्वायर करें
मतलब इस x का मान अगर हम 2 लें तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ऐसे ही माइनस ए, अब देखो अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा 9, जो कि ये 4 से क्या हो गई ज्यादा, हमें इससे बड़ी संख्या लेनी ही नहीं है कि मतलब जिसका वर्ग करने पर 4 से अधिक हो गया तो हम वो संख्या को इसमें से नहीं लेंगे, तो ये हमारे पास नहीं होगी। अब दूसरा जैसे -1, 0 तो ले ही लिया है तो -1 का वर्ग करने से हमको 1 मिल जाता है, -2 का भी वर्ग करने से हमको 4 मिल जाता है। ऐसे ही अगर हम -3 का वर्ग करें तो वो भी 9 हो जाता है, तो ये भी नहीं हो सकती। तो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? -1, -2, 0, 1 और 2, ये 0, 1, 2 और -1 और -2। तो हमको जो समुच्चय का अवयव मिलेगा वो कौन मिलेगा? देखो ऋणात्मक संख्याएं जो आती हैं वो बाएं साइड से लिखी जाती हैं, तो -2, -1, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे ये वाली 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हमारे सामने है चौथा नंबर सवाल कि d इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो लॉयल शब्द है इसके सभी अक्षरों को हम अलग अलग करके लिख देंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी एक अक्षर हो सकता है इस x की जगह पे। तो हमारे पास d इज इक्वल टू क्या आएगा? L O Y A, L लिख दे? नहीं, क्योंकि L नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको पता है कि जब हम रोस्टर विधि में अवयवों को लिख रहे होते हैं तो उसके अवयवों को हम दोहराते नहीं हैं। जिसमें L और L 2 बार आया तो इसमें एक ही बार लिखा जाएगा, तो ये होगा आपका आंसर। अब हमारे सामने ये पांचवा सवाल है, E इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो 12 महीनों में जो पहले हम 31 दिन होने वाले महीनों के नाम बताते हैं, जैसे जनवरी होता है, मार्च होता है, मई होता है, जुलाई होता है, अगस्त होता है, अक्टूबर होता है और दिसंबर होता है। तो इन सारे महीनों को छोड़ करके जितने महीने होते हैं वो 30 या 29 या 28 के होते हैं। फरवरी कभी कभी 28 का और 4 साल में एक बार 29 दिन का होता है। तो ऐसे में हम लिखेंगे क्या? जनवरी तो होता नहीं, लिखेंगे फरवरी। मार्च नहीं होता, मार्च 31 का होता है। अप्रैल, मई 31 का होता है। जून, जुलाई 31 का होता है। सितंबर, सितंबर, उसके बाद जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, नवंबर। ये होता है हमारा जो 30 दिन के नहीं होते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अब अगला सवाल है कि f इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। तो इसमें अगर हमको निकालना हो तो हमको क्या मिलेगा? अब स्वरों को छोड़ देना है, बाकी व्यंजनों को लिखना है। तो ए क्या है? एक स्वर है, तो हम बी, सी, डी, ई को छोड़ देंगे, एफ, जी, एच, आई को छोड़ देंगे, जे, के। अब के लिख सकते हैं? नहीं, के से पहले जो भी आएंगे उनको हमें लिख लेना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक समुच्चय, क्योंकि इसमें के बाद वाले किसी भी अक्षर को नहीं लेना है। जितने भी अक्षर लेने हैं वो सारे के सारे के से पहले के हम अक्षरों को इसमें
लेंगे और स्वरों को इसमें छोड़ते जाएंगे। स्वरों को इसमें नहीं लेना है क्योंकि इसमें क्या है, व्यंजन है। अब इस चैप्टर का अंतिम सवाल जो कि 6ठा नंबर है, वो कह रहा है कि बाई ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाई ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए, जिसको हम सही से बोल सकते हैं कि ये सही समुच्चयों का मिलान करना है। तो एक तरफ दिया हुआ है, एक पहला जो दिया है 1 2 3 6, ये क्या है, 4 अवयव दिया हुआ है। दूसरे में 2 और 3 अवयव दिया है, ये मैथमेटिक्स का वो लिखा गया है। और चौथा 1 3 5 7 और 9 है। और इधर जो है यह क्या है, x x एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। और इसमें क्या है, x x 10 से कम विषम एक प्राकृतिक संख्या है और ये भी एक प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है। और ये मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो सबसे पहले सबसे जो इजीएस्ट है वो इससे मिला देते हैं। उसके बाद आता है पहला वाला 1 2 3 और 6। अब देखो कि 1 2 3 और 6 जो है किससे मिल सकता है। हम अगर देखें तो जैसे इसका दूसरा x सच दैट x 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। तो अगर हम इसके चौथे वाले ऑप्शन पे जाएं 1 3 5 7 और 9, ये क्या है, 10 से कम भी है और विषम प्राकृतिक संख्या है क्योंकि 1 3 5 7 और 9 दिया है। तो ये किससे मिल जाएगा, इससे। और अब हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, 1 और 2। तो अगर हम ये देखें कि 2 और 3 क्या है, तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है कि 6 की भाजक है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। देखिए इसमें मतलब प्राकृतिक संख्या इसमें भी है, प्राकृतिक संख्या इसमें भी है, लेकिन इसमें जो 6 है वो अभाज्य नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये अभाज्य है, जैसे 1 2 3 तो अभाज्य है पर 6 तो भाज्य होती है किसी न किसी से। तो कहने का मतलब यह है कि ये वाला का ऑप्शन आएगा इस पे। और इसमें जो है अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। 6 की भाजक मतलब 6 में अगर इन दोनों में से भाग दें तो वो कट जाएगी। तो इसका मिलान होगा इससे। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये प्रश्नावली 1.1 खत्म होता है। अब हम इसके आगे दूसरे दिन शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.2 को। धन्यवाद, थैंक यू।